Geriatric physiotherapy is related changes on various systems. Actually, this has been already covered. So now the again today we are going to discuss age related changes on various systems. So various system means the body, it is made up of cell, tissue, organ and organ system. So organ systems, अगर हम organ system की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे various organ system हैं. Basically as per the system includes central nervous system, respiratory system, cardiovascular system, renal system, GIT, bone and other systems also. So anyway, organ system, what are the age related changes in the central nervous system, respiratory system, cardiovascular system, renal system, GIT और this is bone. तो हम लोग इसमें देखते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस, इनके एज रिलेटेड चेंजेस and their impact on these systems. What is the meaning of impact? Impact, there are two types. One is the anatomical. Is it clear? Yes, sir. Another one is physiological. Right? So obviously this is anyway by the aging, central nervous system, respiratory system, cardiovascular, renal, GIT, bone and other system, their anatomical structure, how they form, how they made, what is the composition, how many organs they combine together, means there is structural. Now the functional impact is physiological impact, how they perform, how is they working. This is basically the two type of impact. Age related changes में anatomical impact है वो उतना बहुत मीन्स इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, इट इज ड्यू टू प्रोटीन डिग्रेडेशन. इज इट क्लियर? प्रोटीन डिग्रेडेशन की वजह से हो जाते हैं. फाइनली जो है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट मीन्स द वर्किंग ऑफ दीज ऑर्गन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब में उनकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं फंक्शनिंग इफेक्ट होती है. तो इसी वजह से आपको बताया था द एजिंग इट इज द प्रोसेस विच इज ग्रेजुअल डिटोरेशन इन द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल एबिलिटी. तो इसीलिए आपको बताया फिजियोलॉजिकल एबिलिटी मीन्स फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. The aging is the gradual deterioration. Gradual, धीरे धीरे इसमें डिटोरिएट होते हैं सभी बॉडी के सिस्टम्स में. और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, द फिजियोलॉजिकल टू एबिलिटी टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी विच इज इरिवर्सिबल एंड इनवर्टेबल, मीन्स जो दोबारा से वापस नहीं आ सकते हैं और जिनको हम मीन्स क्या है कि ना तो हम इन्हें रोक सकते हैं, इररेजिस्टेबल मीन्स इन्हें हम रोका नहीं जा सकता है, इनवाइटेबल मीन्स इन्हें हम वापस भी नहीं ला सकते हैं.
सो दिस इज ड्यू टू द एजिंग। अब हम लोग बात करते हैं एक एक सिस्टम की हम बात करेंगे। अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं, उस दिन जब एक स्टूडेंट ने यह पूछा था जीआईटी में क्या होता है ना, इज इट क्लियर? जीआईटी की बात अब एक एक हम इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की हम बात करेंगे, एजिंग के साथ में क्या क्या है। अब मान लीजिए सबसे पहले हम जीआईटी से स्टार्ट करते हैं एक। सो दिस इज ओएसोफेगस, नाउ स्टमक food pipe, is it clear? Yes. Stomach, okay? Yes. यहां से फिर स्टमक से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इज इट क्लियर? Yes, sir. और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर पार्ट अगर हम इसको वेंट्रल साइड से अगर हम देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा दिखाई पड़ता है। Yes. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ठीक इसके पीछे से अगर आप इसका बॉडी को एक्सपोज करेंगे तो ये इसके पीछे से ये ट्यूब ऐसे आ रही होगी, इज इट क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्वाइल फॉर्म में होती है अप टू द 9 मीटर क्वाइल फॉर्म, नंबर ऑफ मैनीफोल्डिंग्स, इज इट क्लियर? Yes. और ये फाइनली आकर के इससे लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो जा रही है, इज इट क्लियर? Yes. और ये दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली दिस इज व्हाट? दिस इज रेक्टम, इज इट क्लियर? Yes. दिस इज व्हाट? एनस, इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन, Yes. दिस इज व्हाट? large intestine, this is what? stomach, this is what? Esophagus. esophagus। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इज इट क्लियर? सो माउथ से जुड़ा हुआ ये पूरा हिस्सा। अब क्या होता है एजिंग के साथ में, अब आपने जब थ्योरीज ऑफ एजिंग की हम बात कर रहे थे, थ्योरीज ऑफ एजिंग, थ्योरीज ऑफ एजिंग, और उस टाइम पे दो थ्योरी की बात हुई थी, इज इट क्लियर? कौन कौन सी? एक थी प्रोग्राम्ड थ्योरी, Yes, sir. इज इट क्लियर? प्रोग्राम थ्योरी, और दूसरी थी एरर थ्योरी। प्रोग्राम्ड थ्योरी और दूसरी थी एरर थ्योरी। Yes. प्रोग्राम थ्योरी में क्या है? प्रोग्राम यानी कि डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल, जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल चलती है कि एजिंग इसके अकॉर्डिंग था। डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल मींस दैट इज सुबह हुई, शाम हुई, दिन हुई, रात हुई, तो ये जो एक बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिसरप्ट, एक तो ये थ्योरी थी। दूसरी एरर थ्योरी जिसमें हमने बात की थी स्पेशली डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस, प्रोटीन चेंजेस, और इन सबके एक्चुअली ये डीएनए चेंजेस, डीएनए डैमेज है, प्रोटीन डैमेज है, माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस है वो डैमेज है। तो इसी में फिर बात आई थी एक सेलुलर थ्योरी, इज इट क्लियर? Yes, sir. सेलुलर थ्योरी में हमने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर्स, Yes. तो वो एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि एक नई सेल जनरेट नहीं हो पा रही है और वो सेल शॉर्टनिंग हो गई तो वो फाइनली ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी नहीं आते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस एक वर्ड आया था, तो वो नई सेल ना बनने की वजह से ये फिर सेल परफॉर्मेंस। अब आपको पता है कि हमने जब
एजिंग की बात कर रहे हैं और वेरियस सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो आज अभी हम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं। एनाटॉमिकल की अगर हम बात की जाए तो बहुत मेजर चेंजेस नहीं होंगे एनाटॉमिकल में। भाई माउथ यही रहेगा, इसोफेगस ऐसे ही रहेगा, स्टमक ऐसे ही रहेगा, बाकी सारी चीजें वही एज इट इज रहेंगी। होगा क्या कि जो इसकी सेल्स हैं, वो सेल्स आपको हमने बताया दैट इज द दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस। रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस से क्या होगा कि ये सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगी, आगे काम नहीं करेगी। उससे क्या होता है, अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की अब बात करें, ये ओवरऑल किसको इंपैक्ट कर रहा है, फिजियोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, यानी कि एजिंग फाइनली इंपैक्ट कर रही है फिजियोलॉजी पे, एनाटॉमिकल पे चेंजेस नहीं आ रहे। तो फिजियोलॉजिकल और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फिजियोलॉजी, दैट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? Food absorption, digesting the food which we take. No, what is digestion? Breaking into small micronutrients. Whatever food we take, it is broken into various micronutrients and then it is absorbed by the body. Can you give any example? सर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या हम रोटी ले रहे हैं, तो रोटी में जितना कार्बोहाइड्रेट होगा, पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो उनको अलग अलग प्रोटीन्स में, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलग अलग प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट का क्या मीन्स होगा? सर एज इन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे हम इन होलसम लेते हैं तो उसको मैक्रो में डिवाइड करके, माइक्रो में डिवाइड करके, जो इजीली डाइजेस्ट अब्सॉर्बेबल हो बॉडी के अंदर, क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का इजीली? स्टार्च, स्टार्च आपकी सेल में स्टार्च में चला जाएगा। सॉरी, ग्लूकोज। सो डाइजेशन इट इज नथिंग, यू राइट डाउन, डाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ, डाइजेशन is the process of conversion of, digestion is the process of conversion of complex food material into simplified form to absorb by the body। ठीक है, सो इट इज नथिंग, ये क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वट एवर वी आर टेकिंग इन द प्लेट्स, सुबह ब्रेकफास्ट में आपने मान लीजिए ब्रेड है, चाय है, वट एवर, सो ये दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। इज इट पॉसिबल यू कैन एब्जॉर्ब द ब्रेड इनडायरेक्टली इनटू द ब्लड? इट इज पॉसिबल you can absorb the tea in your cell? It is possible you directly absorb the dal in your cell? It is not possible. So what the digestive system, आपकी जो मेजर फूड इंटेक है वो क्या हो सकते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या तो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं। इज इट क्लियर? भाई मेजर तो यही है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चावल है, रोटी है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के पार्ट। प्रोटीन है, पल्सेस है, दाल है, विटामिन्स तो हो ही गया, मिनरल्स हो ही गया, फैट्स हैं, घी, तेल, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब। तो ये these all are whatever in the plates, that is the complex form। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें क्या है कि एक एक सेल तक फूड चाहिए, तो इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम फूड ले रहे हैं, ये एक एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। सो इट रिक्वायर्ड टू चेंज देयर शेप, इट रिक्वायर्ड टू चेंज देयर फॉर्म। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जटिल फॉर्म के भोज्य पदार्थ है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट इज द ग्लूकोज। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, इज इट क्लियर? विटामिन्स, मिनरल, एज इट इज, फैट्स भी अमीनो एसिड्स में है, लिपिड्स फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स में। ये यहां से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इंटेक किया, इंटेक करने के बाद में डिफरेंट, विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट एसिड, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, उनकी हेल्प से फिर क्या होता है
कि ये जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वट एवर वी आर टेकिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंप्लीफाइड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स, ये अमीनो एसिड, लिपिड्स, फैटी एसिड, लिपिड्स में इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएंगे, और अगर ब्लड में डिसॉल्व हो गया तो ब्लड सर्कुलेट करता है एक एक सेल तक, तो ये फूड एज इट इज फिर पहुंच जाएगा एक एक सेल तक। तो हमारी एक एक सेल हेल्दी हो जाएगी, उनको फूड पहुंचेगा। और सेल में पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, वहां पे एटीपी और डिफरेंट एक्टिविटीज चलते हैं, क्रेब्स साइकिल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे फिर क्या होता है कि एनर्जी फॉर्मेशन होती है और सेल को हमारी एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती है। नाउ अगेन वी कम टू इन दिस पॉइंट, द एजिंग इंपैक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि पता है माउथ में मान लीजिए स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय यू। आपको एक निवाला जब वॉट एवर यू आर टेकिंग द बोलस फूड ए, उसके बाद आपको पता क्या हो रहा, यस और नो? सर इसोफेगस तो मतलब एक बार सॉलो करने के बाद आपको पता अंदर क्या हो रहा है, यू डोंट नो। तो वही है, तो यहां तक जहां तक पता है यहाँ पे तो स्केलेटल मसल्स हैं, इसके बाद में फिर क्या स्मूथ मसल्स हैं, और स्मूथ मसल्स ऑटोमेटिकली काम करती है। और स्मूथ मसल्स डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइनली होता क्या है, यहाँ पे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट चलता है, यानी कि आपने मान लीजिए बोलस को यहाँ सॉलो किया, यहाँ तक तो आपको पता है, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा फिर आपको नहीं पता है, और ये उसी सिस्टम में काम करता है। जैसे ये सॉलो यहाँ तक तो आपका कंट्रोल है, यहाँ तक भेजा, इसका प्रेस हुआ ये फिर आ गया है, फिर यहाँ प्रेस हुआ ये फिर आगे और आया, फिर ऐसे ये फिर प्रेस हुआ फिर ये आया, यहाँ पे लिक्विड्स वगैरह है डिसॉल्व हो गया, फिर ये प्रेस होगा तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा, फिर ये प्रेस होगा तो फिर और ऐसे आगे बढ़ेगा, ये ऐसे प्रेस हुआ तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, दिस इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होता है एजिंग के साथ में, दिस इज द फिजियोलॉजिकल, तो एजिंग के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइनली यही होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है, द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस रिड्यूस हो जाता है, द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मोटेलिटी, ऑब्वियस है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब है इसका मूवमेंट होना, मोटाइल होना, मोटेलिटी होना इसको, और ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है। तो इसीलिए जो पेशेंट आते हैं और आपके ओपीडी में आ रहे होंगे फिजियोथेरेपी की ओपीडी में, तो वो कॉन्स्टिपेशन है। तो जब बाउल मूवमेंट होगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मींस है क्या, द हिंड्रेंस, द रुकावट, जो फीकल मैटर है यहाँ से जो चल रहा है वो रुकावट आ जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन। तो इट लीड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एजिंग के साथ में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट रुक जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन यूज करता है। इज इट क्लियर? नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, आप सबको ऑलरेडी इट हैज बीन, ये सब हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ बाय व्हाट, ट्रैकिया एंड लंग्स। इज इट क्लियर? This is trachea, this is lungs, और ये ट्रैकिया और लंग्स हैं, फाइनली नोज, और ये लंग्स, ट्रैकिया, यहाँ से एल्वेलाई, और ये बहुत सारे ब्रांच फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर बाद में जो एल्वेलस एक जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। सो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है, क्योंकि वो आयरन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आयरन ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बना लेता है, तो ये आयरन इसी वजह से इजीली उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म कर लेता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड जो है सीधे ब्लड में एचबी लेवल, वही जो परसेंटेज एक्चुअली आता है ना आपके, जो एचबी परसेंटेज आता है, कहते हैं 14 है या 15 है या 12 है, 15 तो मिलता ही नहीं है, 12 है, 10 है, 9 है। सो ये क्या है कि दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जितना अच्छा भाई ब्लड का कंटेंट तो उतना ही होता है,
यू आर एबल टू गेट। कंटेंट तो मान लीजिए 5 लीटर है, वो तो उतना ही है, उसका परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कितने परसेंटेज में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन अगर इसमें जितना ज्यादा होगा ये उतना ही जाकर के बॉडी में सप्लाई करेगा, और बॉडी में सप्लाई करने का मतलब एक एक सेल को पहुंचाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जब यूटिलाइज करेगा तो क्रिस्टी में वहां पे एनर्जी रिलीज करेगा, तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कहते हैं। सो क्या है कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके सेल्स हैं, प्यूबर्टल सेल्स हैं, जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये धीरे धीरे चल करके लंग, आपको पता है कि ये गैसेस को ट्रैप करता है, रिलैक्स होता है, स्ट्रेच, ये सब चलता है, तो इसकी एज के साथ में धीरे धीरे इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है। इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी चीज, ये जो इनके पैसेज हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। मान लीजिए इसका हम एक ट्रांसफर सेक्शन टीएस कट करें, तो अगर हम कट करते हैं तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके अंदर में इस तरह से एक ये है, इज इट क्लियर? और सेम ऐसा ही एक हेल्दी का मतलब है एक एडल्ट है, उसका ऐसा है, यानी कि ये जो पैसेज है, जैसे जो ट्रैकिया आया दो भागों में डिवाइड हो गया, और हमने एक ये जैसे ही ट्रैकिया सबसे फर्स्ट डिवीजन हुआ, हमने वहां का एक सेक्शन लिया। अब आप बताइए कि इजी, एक ये सेक्शन ए ये है और एक ये सेक्शन बी, दो सेक्शन दिए हुए हैं। इजी एयर पैसेज, इजी गैस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में हो पाएगा, ए में या बी में? ऑब्वियसली बी में। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये जो अंदर के जो म्यूकस सेल्स हैं वो इतनी ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो चुकी हैं कि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, यानी कि एक तरीके का ये जो इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है वो ये लीड करती है एट द एजिंग, और इट लीड्स टू द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब लीड्स कर जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम उसकी अगर हम बात करें, सीएनएस की अगर हम बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उस दिन जब आप थे तो उस दिन डिस्कशन हो रहा था ब्रेन पे, हम लोग ने ये बात की थी कि इसमें दो आपको बताए थे उस दिन, न्यूरोनल लॉस होता है और क्या बताया था, डोपामिन और इसका नॉट रिवाइज्ड सर, हाँ, डोपामिन और बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्वमेंट आपने बताया था। हाँ हाँ, फिर सेरिबेलम का वो बताई थी, एट्रोफी ब्रेन की होने लगती है। हाँ हाँ, वो सारी चीजें। सो ओके, तो ये जो है बेसिकली इसमें हमने आपको दो पॉइंट बताए थे कि जो न्यूरल डिजनरेशन होता है, ये बेसिकली जो आपको एक चीज और बताई थी इसके अलावा, आपसे उस दिन हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसमें बताया था न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स की बात की थी। तो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स में स्पेशली वो सेल्स थी, न्यूरॉन सेल्स थी, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, और इसी में डिजनरेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। और आपको हमने बताया था डोपामिन, और एक केमिकल और बताया था, दैट इज द एट्रोफी, तो खैर बताया था, वो तो आपने सही बताया था। सो ये सब चीजें थी जो कि इसमें सीएनएस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये उस दिन उसने क्या नाम बोल रखी है ना, क्या डाइजेस्टिव की बात की थी, तो डाइजेस्टिव क्लियर हो गया आपको। और कोई सिस्टम ऐसा, बेसिकली ये कुछ सिस्टम ऐसे हैं, जैसे आपको हमने, हाँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको पता है ऑर्किल और वेंट्रिकल, इज इट क्लियर? दिस इज ऑर्किल, दिस इज वेंट्रिकल। तो अब इसकी ये स्मूथ, ये मसल्स
ज्यादा हैवी मसल्स होती हैं क्योंकि ये सीधे कंप्रेस करती हैं। इम्प्योर ब्लड इसमें आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से गया किसमें, लंग्स में, लंग्स में। इज इट क्लियर? लंग्स से फिर प्योर ब्लड यहाँ आया, फिर इसमें आया, और यहाँ से फिर प्योर ब्लड पूरा सप्लाई हो गया बॉडी के लिए। ये चैनल चलता है। अब इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो इसका कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपने फेस सुना होगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है ये धीरे धीरे वीकेंड हो जाता है। इसके यहाँ पे बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं, मिट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, ये सब डिटोरिएट हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें इसके बाद में क्या है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो आपको हमने उस समय बताया था कि हाइपरटेंशन, एचटीएल, आपके हॉस्पिटल में देखते होंगे तो डायग्नोसिस में एचटीएल लिखा रहता है, तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन डिसऑर्डर। और साथ में बहुत सारे हैं। अब जैसे ये मसल्स हैं, तो मसल्स में क्या होता है कि एक तो ये ब्लड सप्लाई कर ही रहा है क्योंकि ये पंपिंग ऑर्गन है, तो ये जो पंप कर रहा है तो इसकी भी मसल्स में भी तो ब्लड वेसल्स होंगी, तो उसमें भी ब्लड वेसल्स में भी सप्लाई नहीं होती है। तो यहीं से फिर स्टार्ट होता है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात हो गई। रीनल सिस्टम की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मसल वीक हो जा रही है। रीनल सिस्टम की अगर हम बात करें, 2 सी बना लो, एक और छोटा सी, इस तरह से दोनों सी को फिर से एक एक ऊपर नीचे से सी से मिला दो और दोनों सी को नीचे ले आओ। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। इसके बाद में फिर एक और ये सी, फिर इस सी को सबको नीचे ले जाओ। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इज इट क्लियर? तो ये जो है इस तरह से ये बात हो गई जाकर के यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम में किडनी है और इसकी यूनिट है, दिस इज व्हाट, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी की यूनिट है, और नेफ्रॉन्स एक होता है फिल्ट्रेशन पार्ट होता है। तो इसका नेफ्रॉन्स में स्पेशली ये जो बाउमेंस कैप्सूल होता है इस तरह से, तो ये एफरेंट आर्टरीज है, ये फिर इफरेंट है, यहाँ ज्यादा प्रेशर से आता है। तो यहाँ से क्या होता है, इनके जो ये होल होते हैं वो इतने ऐसे होते हैं कि जिसमें आरबीसी फिल्टर नहीं हो सकती। तो क्या होता है, यहाँ पे जो फिल्टर आउट होंगे उसमें क्या हो सकता है, वाटर होगा, साल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, यही सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। बेसिकली वाटर होता है, साल्ट्स, मिनरल, यूरिया होता है। इज इट क्लियर? तो क्या है कि ये किडनी, ये मैं बात कर रहा हूं एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जो कि इसमें बने होंगे। इज इट क्लियर? ऐसे छोटे छोटे से नेफ्रॉन्स किडनी से पूरा फिल्ड होंगे। तो ये हम एक नेफ्रॉन को इलाज करके कर रहे हैं। तो ये फिर क्या होता है, वाटर है, साल्ट्स है, मिनरल्स है, यूरिया है, और यूरिया आपको पता है कहां से बन के आती है, लीवर से आती है। ये सब कलेक्ट होकर के इस तरह से फिर जाते हैं इसमें यूरिनरी ब्लैडर में। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इज इट क्लियर? यस। यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब पूरा सिस्टम है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मस्कुलर डिजनरेशन होने की वजह से यूरिनरी सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम में क्या होता है, धीरे धीरे इसके नेफ्रॉन्स लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स, लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स। अगर नेफ्रॉन्स लॉस होंगे तो फिर क्या होता है कि ये GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये डिक्रीज हो जाए। तो फिर फाइनली सब कुछ डिक्रीज हो जाता है धीरे धीरे इसके साथ में। दूसरी चीज है डायबिटिक इंपैक्ट और बाकी इंपैक्ट, तो वो सब हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से हो गया जाकर के रीनल सिस्टम। नाउ GIT हो गया। बोन, अगर हम बोन की बात करें, स्केलेटन सिस्टम की स्पेशली बात करें, मान लीजिए ये कोई बोन है,
कौन सी बोन लग रही बताओ? फीमर। फीमर, चलो ठीक, क्योंकि ये फीमर हेड है, यही इसकी पहचान है। ये तो सबसे इजीएस्ट बोन होती है, अगर इसको नहीं पहचान पाए तो फिर क्या। सो एनीवे, सो दिस इज द फीमर, फीमर हेड है। तो बोन में क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स हैं, जो बोन सेल्स हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। आपको हमने एक टर्म यूज कराया था, डिक्रीज इन बॉडी मास, डिक्रीज इन ये बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हो जाती है एट द एजिंग। स्केलेटल सिस्टम की बात आ गई। सो इस प्रकार से हमने ये बात देखी, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं कर रहा है, लेकिन फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ज्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ the age related changes in various type, various organ system, which is directly influenced in physiological parameter more effective rather than anatomical factors. Is it clear? Yes. So thank you for this one. Okay.